हाय गाइस, आई होप आपने पिछले तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे स्टाफिंग के। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज़ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो हमने रिक्रूटमेंट में दो सोर्सेज पढ़ने हैं, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट जिसकी पार्ट 3 में ऑलरेडी डाल चुके हैं एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सो हमारे पास 10 टाइप्स के एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। इट मीन्स कि एक कंपनी जब बाहर से आउट ऑफ द कंपनी जा करके अपना कोई किसी को रिक्रूट करती है, वो हमारे पास 10 ऑप्शंस है कंपनी के पास। तो क्या क्या है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस प्लेस कर दिया जाता है जिसके अंदर पूरी जॉब की डिटेल्स मेंशन होती हैं। हो सकता है गेट पे भी ये नोटिस लगा दिया जाए, तो उसमें जॉब्स की डिटेल होंगी और जिनको भी जॉब्स चाहिए वो कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आ जाएंगे उस स्पेसिफाइड डेट को, और उनके वहीं पे ऑन द स्पॉट ही सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें जो वर्कर्स होते हैं इन्हें हम कैजुअल या बदली वर्कर्स भी बोलते हैं। और इनको हम ये वाला रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम लोग सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो वर्कलोड हो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, अदरवाइज और या फिर जो परमानेंट वर्कर्स एब्सेंट होते हैं उसी केस में इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इनएक्सपेंसिव मेथड, क्योंकि आपको जस्ट एक नोटिस पुट ऑन करना है ऑन योर गेट ऑन योर नोटिस बोर्ड, एंड जिसको जॉब सीकर्स जो होंगे वो आकर के जॉब अपनी ले लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ कैजुअल कॉलर्स। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके पास कुछ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस ऑलरेडी रखी ही रहती हैं। तो उनको हम वो लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं जब भी उन्हें सप्लाई की नीड होगी, वर्कर्स की नीड होगी। तो ऐसे जॉब सीकर्स को हम लोग पहले से ही स्क्रीनिंग करके रख लेते हैं, लेकिन जिनकी जब ज़रूरत होती है हम तब उसको यूज़ कर लेते हैं। ये भी एक तरह से इनएक्सपेंसिव मेथड ही है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है रिक्रूटमेंट में वो हमारी बच जाती है। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बेसिक है जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहे हो न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स के अंदर। तो इसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास वाइडर चॉइस होती है, क्योंकि आपके पास फ्लड ऑफ रिस्पांस आता है। ये एक मेजर इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्पांस आ जाएगा तो उसकी स्क्रीनिंग और उसकी सारे लोगों को उनको छांटने में से ही काफ़ी टाइम चला जाएगा। और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अनस्किल्ड लोग या फिर जो उसके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है या क्वालिफाइड भी नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं जस्ट टू गेट द जॉब। तो ये एक प्रॉब्लम होती है एडवर्टीजमेंट में, लेकिन ये है इसका फ़ायदा कि आप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंड लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए या रिक्रूट करने के लिए अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है जनरली। तो गवर्नमेंट इसमें अनस्किल्ड और स्किल्ड लोगों को ज़्यादातर जॉब प्रोवाइड कराती है विद हाँ। तो गवर्नमेंट के पास आप जा करके अपना रिज्यूमे या अपना सीवी जाके जमा करा सकते हैं इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। और जब भी रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम द कंपनीज तो गवर्नमेंट जो है एज़ पर द डिमांड वो लोगों की सप्लाई कर देगी। लेकिन इसमें एक यही प्रॉब्लम रहती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कि आपका जो डेटा रहता है वो ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहता है इन लोगों के पास। तो इसीलिए कई बारी ये लोग सूटेबल कैंडिडेट्स को नहीं सप्लाई कर पाते हैं। तो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो ये हमारा प्राइवेट है, लेकिन सेम ही है बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा, लेकिन ये प्राइवेटली काम करता है। ये लोग अपना कुछ हाई फीस चार्ज करते हैं अपनी कंसल्टेंसीज या फिर अपनी सर्विसेज के लिए। सो जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो लोग भी डिमांड एंड सप्लाई को ही मीट कर रही हैं, एक लिंक बना रही हैं कंपनीज और लोगों के बीच में। इसमें भी यही है कि इन लोगों के पास कम बायोडेटा रहता ही है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, और जब जब लोगों को नीड होती है या जब जब डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग सूटेबल कैंडिडेट सप्लाई कर देते हैं। और इसी में ही पार्ट एक छोटा सा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है वो मेनली मिडिल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को ही प्लेस करते हैं, और इनके पास भी सेम है कि डिफरेंट क्वालिफिकेशंस और स्किल्स के लोगों का डेटा रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड दे विल सप्लाई द वर्कर्स टू द कंपनी और द एग्जीक्यूटिव्स टू द कंपनी। नेक्स्ट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट ये हम बहुत टाइम से मतलब हमें पता ही है, बेसिक वर्ड है ये, हम सुनते आते हैं काफ़ी टाइम से ही। जब हमारी कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो पहली चीज़ हम यही देखते हैं कि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे हैं, हमारे कैंपस से कितना रिक्रूट होते हैं लोग। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में मतलब यही है कि जो भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं या मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैं वो एक पॉपुलर सोर्स हैं इन सारे कंपनीज़ के लिए रिक्रूटमेंट का। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आती हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और आ करके लोगों को रिक्रूट करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका ये मतलब है कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कई बारी वो लोगों को अगर
कोई सूटेबल कैंडिडेट पता है किसी जॉब के लिए, तो वो लोग भी कोई नाम रिकमेंड कर सकते हैं। तो उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि वो पर्सन हमारे यहाँ पे जॉब ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो बेसिकली रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो गुड एम्प्लॉयज़ है कंपनीज़ के, वो अपनी तरफ से कोई नाम रिकमेंड कर सकते हैं फॉर द जॉब। और ये है कि सस्ता हो जाता है और आपको किसी पर्सन का बैकग्राउंड ऑलरेडी पता चल जाता है, तो ये एक इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, बहुत क्लोज रिलेशन रहता है लेबर्स के साथ, और ये लोग अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं एट अ शॉर्ट नोटिस। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसे आप ठेकेदार भी बोलते हो, उनके पास ऑलरेडी अपने कुछ वर्कर्स रहते हैं, तो जब रिक्वायरमेंट होगी ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स को। लेकिन इसकी एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब अगर जो ठेकेदार है या जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसी के रिलेशंस कंपनी के साथ अच्छे नहीं रहेंगे, तो जितने भी उसने वर्कर्स हायर करवाए थे वो सब भी उसके साथ साथ वापस चले जाएंगे कंपनी को छोड़ करके। 9th पॉइंट इज़ एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। तो अगर आप टीवी पे अपनी ऐड दे रहे हो कि भाई हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, इस क्वालिफिकेशन के लोगों की रिक्वायरमेंट है, या इतनी वैकेंसी अवेलेबल है, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। एंड लास्ट इज़ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब है कि जब आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अबाउट द वैकेंसीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे naukri.com, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, एंड XYZ। बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू या आप वेब पब्लिशिंग कर सकते हो, और यू कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कुछ 10 सोर्सेज थे रिक्रूटमेंट के, एक्सटर्नल सोर्सेज थे रिक्रूटमेंट के। अब इन एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर आप अपने लोगों को रिक्रूट करते हो, वर्कर्स को हायर करते हो, तो इसके कुछ मेरिट्स भी रहेंगे। पहला मेरिट रहेगा क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिल जाएगा, क्वालिफाइड एम्प्लॉय आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप बाहर से ही अब जब हायर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप खर्चा करके ही कर रहे हो, तो अब आप जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है उसी पर्सन को हायर करने वाले हो, आप क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सन को ही हायर करोगे। दूसरी पॉइंट है वाइडर चॉइस मिल जाते हैं। हमने देखा भी जैसे एडवर्टीजमेंट में आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यू कैन चूज एनी वन एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आपको वाइडर चॉइस मिल जाती है एक मैनेजमेंट को सेलेक्ट करने के लिए लोगों को। नेक्स्ट इज फ्रेश टैलेंट आता है, बाहर से लोग आ रहे हैं तो फ्रेश टैलेंट आएगा। एम्प्लॉयज़ जो हैं मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट बी फुलफिल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब फील्ड। अगर प्रेजेंट वाले लोग जो हैं वो जॉब्स को फिल प्रॉपरली उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आपको वाइडर चॉइस भी देगा और उससे नया ब्लड भी हमारी कंपनी के अंदर एंटर हो जाएगा। ये काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपको काफ़ी सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन स्टिल आपको फ्रेश टैलेंट देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट मेरिट इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सो अगर एक कंपनी जो है वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से लोगों को लेके आएगी, तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा उनको बाहर वाले लोगों से या जो एक्सटर्नली रिक्रूट होकर के आए हैं उनके साथ कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिशन फील होगा या कम्पीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या होंगे, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा वो भी ज़्यादा बेटर करेगा काम, या हार्डवर्क करेगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा, जस्ट टू कम्पीट फ्रॉम द पर्सन जो अभी अभी आया है बाहर से या एक्सटर्नली रिक्रूट होकर के। तो कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाएगा या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इंक्रीज हो जाएगा। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशन है डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिससैटिस्फाई हो सकते हैं जस्ट बिकॉज नाउ दे हैव टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द एक्सटर्नली रिक्रूटेड एम्प्लॉय, तो जिसकी वजह से वो डिससैटिस्फाई हो सकते हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि अब हमारे जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। अगर आप एक्सटर्नली रिक्रूट करते हो तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले आपको लोगों को नोटिफाई करना पड़ेगा कि वैकेंसी अवेलेबल है, फिर लोग जो है वो आकर के अप्लाई करेंगे, उस एप्लीकेशंस में से आप स्क्रीनिंग करोगे, फिर कहीं जाके इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट, एंड उसके बाद जा कर के बहुत टाइम के बाद आपकी रिक्रूटमेंट होती है या फिर सिलेक्शन होती है। तो काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है टू रिक्रूट द पर्सन थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। सो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। देन ऑल्सो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस एज वेल, क्योंकि आप जब इतने सारे काम या इतने सारे प्रोसेस से होके गुजरने वाले हो तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपर्टाइज, कुछ एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा आएगा, या जो भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट यूज़ करोगे उसकी फ़ीस देनी होती है। सारे खर्चों को मिला करके हम कह सकते हैं कि
ओवरऑल ये एक कॉस्टली प्रोसेस हमें पड़ जाता है। सो ये हमारा पूरा था सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, उसके मेरिट्स एंड कुछ उसके लिमिटेशंस। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।